Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next session of political theory. In today's session, I'll be discussing on a very important topic, that is the characteristics of pluralistic theory of sovereignty. जो pluralistic थ्योरी रही, जो बहुलवाद सिद्धांत रहा राज्य की संप्रभुता का, उसकी विशेषताएं क्या हैं? जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था आपसे कि मैं मेरे लेक्चर में या मेरे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा, और आई विल डिस्कस समथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लूरिस्टिक थ्योरी. तो आई एम हियर with you all for today's session, for today's valuable and important session. And again, I would request you to please pay attention to my words, listen to my words carefully, go through the content carefully. The concept will become very easy for you people. Try to understand the concept. ठीक है, चीजों को रटने की कोशिश ना करें. Whenever you are asked any question, please answer the question in your own words. और वो तभी पॉसिबल होगा जब चीजों को आप समझ कर लिखेंगे, सुन कर लिखेंगे, कंसेप्ट या प्रत्यय आपके लिए क्लियर होगा. तो इतनी बात तो हम लोगों ने कर ली थी कि जो प्लूरिस्टिक थ्योरी है, या इसका बहुलवाद सिद्धांत है, वो क्या है और क्यों आया. और एक बार ब्रीफ करना चाहूंगा मैं आपको फिर से, जैसे कि मेरा एक तरीका है पढ़ाने का. जब भी मैं कोई नया लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, थोड़ी सी समरी दे देता हूँ कि हाँ भाई, क्या रहा, ताकि वो चीजें फिर आपके दिमाग में आए और आप उसको कनेक्ट कर सकें जो प्रेजेंट टॉपिक के साथ, यानी कि बालकों के या विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान के साथ जोड़ना. और यही साइकोलॉजिकल बेस्ड प्रिंसिपल भी है. नाउ प्लूरिस्टिक थ्योरी जो आई थी, आपको पता है कि बेसिकली जो जॉन ऑस्टिन की थ्योरी थी, आई वुड से दैट सोवेरेनिटी की, तो बहुत ज्यादा उसमें सेंट्रलाइज्ड चीजें हो गई थी, सत्ता का केंद्रीकरण हो गया था. ठीक है. और राज्य में जो किसी भी स्टेट में बहुत सारे, जो आप कहेंगे कि वी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, दिस फैक्ट दैट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस रहते हैं. हमारे जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, हमारे पास यू नो लेजिस्लेटिव है, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और भी हैं. हमारे पास धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारे पास सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे पास स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, चर्च है, मंदिर है. तो ये सब चीज भी है. तो प्लूरिस्टिक थ्योरी ने ये बोला कि जो ऑस्टिन की थ्योरी है वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देती है, या फिर सोवरेनिटी को केंद्रीकृत करती है, सेंट्रलाइज करती है. यू नो और जब कानून का भी निर्माण करती है, लॉ पर इतना ज्यादा एम्फोसाइज करती है कि कानून के निर्माण के समय जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, या जो समाज में रहने वाली संस्थाएं हैं, समाज में निवास करने वाली, एग्जिस्ट करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है, उनको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करती है. ठीक है. तो एक तरफा चीजें हो जाती हैं, और ये सारी चीजें अल्टीमेटली लीड टू, आई वुड से, दैट एनार्की और अराजकता. और एक बात फिर हमने समझी थी, प्लूरिस्टिक थ्योरी का सबसे बड़ा जो इवोल्यूशन कह लीजिएगा, एक प्लूरिस्टिक थ्योरी का इजाद होना ही इस बात की विशेषता है कि ये कितनी ज्यादा, किस हद तक लोकतांत्रिक मूल्यों को सपोर्ट करता है. क्योंकि प्रेजेंट सिनारियो में हम जब बात करें तो हम लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं. जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको ध्यान में रखते हैं, और उन्हीं को ध्यान में रख के कानून का पालन करते हैं, ना कि केवल इसलिए कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमें कोई दंड होगा, कोई हमें प्रताड़ना दी जाएगी. लेकिन ऑस्टिन इस चीज के फेवर में नहीं थे. उन्होंने तो अपने द्वारा जो स्टैब्लिश लॉ का जो पालन करवाया, वो भय के आधार पर, डर के आधार पर करवाया. यू नो दैट. तो ये थोड़ा कुल मिलाकर जो प्लूरिस्टिक के सपोर्टर थे, उन्होंने इस थ्योरी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि दिस थ्योरी इज बेसिकली बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. और प्लस जो राज्य की संप्रभुता है, जो किसी भी स्टेट की सोवरेनिटी है, उसको इतना केंद्रीकृत ना करा जाए. क्योंकि ठीक है, राज्य भी एक अंग है, जैसे और भी अंग है हमारे समाज में, या संस्था है, औपचारिक, अमूर्त है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है हमारे समाज में. तो और भी हमारे पास औपचारिक, अनौपचारिक और इंस्टीट्यूशन है, हमें उनको भी ध्यान में रखना है. उनमें भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना है. फेडरल सोसाइटी की हम बात करते हैं, ठीक है, उनको भी सम्मिलित और साथ में लेके चलना है. तभी हम एज ए होल सभी के वेलफेयर की बात कर पाएंगे, सुनिश्चित कर पाएंगे. तो इसलिए इस थ्योरी को बहुत सपोर्ट मिला, और मैंने इसको आपको एक्सप्लेन भी किया, और थोड़ा मैंने आपको बताया भी कि इसके सपोर्टर कौन रहे. आज स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, विशेषताओं के बारे में. और एक बात फिर से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी मेरे लेक्चर को, जो कोई भी टॉपिक मैं लाता हूँ, उसको जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो इतनी अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ, इतने अच्छे सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर तो आपने उनको ध्यान से सुना या सुन रहे हैं, तो विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने आप उसको लिख लेंगे. हाँ, ये जरूर है कि आई हैव गॉट सम, आई ब्रिंग सम यूनिक एंड इम्पोर्टेंट हेडिंग्स फॉर यू पीपल, एंड आई आल्सो गो थ्रू दोज हेडिंग्स. तो वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आंसर को इफेक्टिव बनाते हैं. तो थोड़ा सा चीज को ध्यान में रखिए प्लीज, और जस्ट
try to involve yourself in today's discussion. So let's start today's discussion. Okay. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, जो बहुलवाद का सिद्धांत है उसकी विशेषताएं क्या हैं, किसके संबंध में? सोवरेनिटी या संप्रभुता के संबंध में। ठीक है, या संप्रभुता की अगर हम बात करें तो बहुलवाद सिद्धांत की विशेषताएं क्या है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हालांकि अब तक के डिस्कशन में इतनी बातों में आपको समझ में आ गया होगा कि सर ने हमें जो बताया थ्योरी के बारे में, तो उसकी विशेषता क्या होगी। एक तरह से कह लीजिएगा कि हम सेशन को रिपीट कर लेंगे। अगर आपने अच्छे से सुना है तो आपके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन दैट सेंस the pluralistic theory of sovereignty challenges the traditional monolithic notion of sovereignty by suggesting the multiple sources of authority exist within a state. Here are the key characteristics of the pluralistic theory of sovereignty. तो कुल मिला के इन्होंने थोड़ी भूमिका बांधने की कोशिश करी है कि क्या है वो मोनोलिथिक थी ऑस्टिन की थ्योरी। ये थोड़ा सा अगर हम बात करें लोकतांत्रिक प्रिंसिपल बहुलवाद या प्लूरिस्टिक थ्योरी है। और सोवरेनिटी को अगर हम बात करें, जो ऑस्टिन की सोवरेनिटी थ्योरी को चैलेंज करती है ये प्लूरिस्टिक थ्योरी, और इसकी कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच आर मेंशन्ड बिलो। तो फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑथोरिटीज। ओके, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ऑथोरिटीज का मतलब क्या है? पहले आप जो भी हेडिंग है उसको ध्यान दो, उस पर फोकस करो। वो हेडिंग ही अपने आप में आंसर को समाये रहती है, समझ गए? ये बात मैंने कई बार आपसे कही है। कभी भी हम कुछ हेडिंग की बात करते हैं, अगर आपको हेडिंग क्लियर है, पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हेडिंग क्या है, तो उसके आंसर को आप आराम से लिख लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि एक्सप्लेनेशन आप अपने आप कर सकते हो। इफ यू आर वेल वर्स्ड विद द पर्टिकुलर हेडिंग, यू कैन इजीली एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर हेडिंग इन योर ओन वर्ड। देयर विल नॉट बी डिफिकल्टी एट ऑल। ओके, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑथोरिटीज का मतलब क्या है? जितनी भी ऑथोरिटीज हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो संघ है, जो संस्थाएं हैं राज्य में, उसकी मल्टीप्लिसिटी की बात करता है। यानी कि उस पर भी ये थ्योरी ध्यान देती है, उसको भी साथ में लेकर चलती है। और संप्रभुता या सोवरेनिटी को किसी एक पर या किसी के कार्य क्षेत्र पर या किसी एक व्यक्ति पर, अमुक व्यक्ति पर, जैसे कि बात करता हूं मैं स्टेट के अंदर, एक जो फेमस कह लीजिएगा या ऑथोरिटी का संज्ञा दी ऑस्टिन ने, और सारी जो पावर उसी के हाथ में दे दी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसको, थोड़ा जाते हैं। लेट मी गो थ्रू दिस लाइन। अनलाइक द मोनेस्टिक थियरी which possessed a single ultimate sovereign power, the pluralistic theory recognizes multiple centers of authority. These can include various social, economic, religious institutions exercising its own form of power and influence. तो क्या बोल रहा है? अनलाइक यानी कि जैसा कि मोनिस्टिक थ्योरी थी, जैसा कि एकलवाद सिद्धांत था, जैसा कि ऑस्टिन की थ्योरी थी संप्रभुता के संबंध में, ये वैसी नहीं है। क्योंकि उसकी थ्योरी जो थी, दैट पोजेस्ड अ सिंगल अल्टीमेट सोवरेन पावर, केवल एक सोवरेन, एक प्रमुख पावर, एक सत्ता, एक सुपर पावर पर विश्वास करती थी। बट ये थ्योरी जो है उसको विखंडन करती है, उसको कह लीजिएगा कि अपोज करती है, और ये मान के चलती है कि उस स्टेट में और भी बहुत सारी ऑथोरिटीज हैं, संस्थाएं हैं, और सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। और साथ में ये थ्योरी जो है सोशल एस्पेक्ट्स पर बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करती है। तो समाज जो कि सोशल एस्पेक्ट्स है, समाज की संस्था है, प्रमुख औपचारिक संस्था है, उसकी मल्टीप्लिसिटी पे बात करती है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है उसकी एक विकेंद्रीकरण में बात करती है, ना कि केंद्रीकृत चीजों पर विश्वास रखती है। ठीक है, पावर का एक समान वितरण, सोर्सेस या रिसोर्सेस का एक समान वितरण। ओके, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर थ्योरी, दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए क्या कह रहा है ये, सोवरेनिटी इज नॉट कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल एंटिटी बट इज डिस्पर्स्ड अक्रॉस अ रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप। दिस डिसेंट्रलाइजेशन एम्स टू रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स नेचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। डिसेंट्रलाइजेशन की बात यहाँ कर रहे हैं, इसको हिंदी में कह सकते हो आप विकेंद्रीकरण। ये केंद्रीकरण का उल्टा है, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द टर्म विच इज सेंट्रलाइजेशन। तो सोवरेनिटी, जैसे कि आपको मैंने बताया था, जो जॉन ऑस्टिन की जो थ्योरी है सोवरेनिटी की, उसमें बहुत ज्यादा उसने सभी चीजों को सेंट्रलाइज्ड कर दिया है। पावर को सेंट्रलाइज कर दिया है, कानून को सेंट्रलाइज कर दिया है, विचार सहमत को सेंट्रलाइज कर दिया है। ठीक है, रिसोर्सेज को भी यहाँ तक सेंट्रलाइज कर दिया है, और जो अपनी इच्छा है वो उसको भी, उसका भी सेंट्रलाइजेशन कर दिया कुछ केवल व्यक्तियों के बीच में या उस ऑथोरिटी के बीच में, जो
उस राज्य के अंतर्गत पावरफुल रूलर है। बट यहाँ पर अच्छा, ऑस्टिन की थ्योरी में जैसे कि आपको पता है, एक बहुत मेन बात ये रही कि जो और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं ना प्रेजेंट सिनेरियो में, हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव की बात करूं या जुडिशरी की बात करूं या जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यहाँ पर हर किसी के बीच में पावर का या सत्ता का या कह लीजिए कि शक्ति का यू नो बंटवारा किया गया है। बट सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं करी गई है, सेंट्रलाइज चीजें नहीं है, सभी अपने अपने क्षेत्राधिकार को लिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑस्टिन की थ्योरी में वो चीजें सेंट्रलाइज थी, तो यहाँ पर इसकी विशेषता बन गई सोवरेनिटी की। जहां तक बात है, जो हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं बहुलवाद का, संप्रभुता के संबंध में, कि डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, सोवरेनिटी इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सिंगल एंटिटी बट इज डिस्पर्स्ड अक्रॉस अ रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप। केंद्रीय शासन की बात नहीं करी गई है, संप्रभुता ठीक है, हम कहते हैं राज्य की अपनी संप्रभुता होती है, उसका राज्य का अपना एक पावर होती है, बट वो पावर सभी के लिए, उसको डिसेंट्रलाइज करो भैया, उसको सेंट्रलाइज मत करो। कह भी रहा है, दिस डिसेंट्रलाइजेशन एम्स टू रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स नेचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। तो बहुलवाद सिद्धांत का ये नेचर है, ये एस्पेक्ट है, विशेषताएं हैं कि यहाँ पर जो भी कुछ शासन है या पावर है, उसको डिसेंट्रलाइज ज्यादा जोर दिया गया है, यानी कि उसके बंटवारे पे जोर दिया गया है, उसके विभाजन करने पे जोर दिया गया है, या समान वितरण पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो दिस वाज द सेकंड हेडिंग या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, I would say pluralistic theory of the sovereignty. Now I would move to the next, I would say this heading, which is interdependence. ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित होना, एक दूसरे को साथ में लेकर चलना, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करना, दिस इज नोन एज इंटरडिपेंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। दीज आर द हेडिंग्स विच आई एम शेयरिंग विद यू, यू विल नॉट फाइंड इन दी बुक्स। बहुत ही सिंपल भी है, साथ में समझा भी सिंपल तरीके से रहा हूं। आप इसको हिंदी में भी चाहे इसको मेंशन कर सकते हैं इफ यू वांट, अदरवाइज इफ यू मेंशन द हेडिंग स्पेशली इन इंग्लिश, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। ओके, आपको बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर मिलते हैं। अब इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है, तो मैंने आपको सरल भाषा में समझा ही दिया। ठीक है, एक दूसरे को साथ में लेकर चलना, जैसे कि जो जॉन ऑस्टिन की जो थ्योरी थी, वो तो इंटरडिपेंडेंस की बात उसने करी ही नहीं थी, ऑस्टिन ने। उसने तो यहाँ तक अपने आप को इतना समेट लिया था कि वो बिल्कुल बात ही नहीं करता था, जो हमारे वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं या इंटरनेशनल अफेयर्स हैं या और भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय हमारे मुद्दे हैं, बिल्कुल भी उस तक की बात ही नहीं करी, लेकिन ये करता है, बहुलवाद सिद्धांत करता है। The various centers of power within a pluralistic system are interdependent, creating a system of checks and balances. This interdependence helps prevent any one group or institution from becoming too powerful. समझ गए मेरी बात? यही तो विशेषता होती है जब एक फैकल्टी बैठकर आपके सामने कठिन से कठिन हेडिंग्स को, कठिन से कठिन लाइंस को बड़े सिंपल तरीके से आपके समक्ष रख देता है। तात्पर्य क्या है इस हेडिंग का, इंटरडिपेंडेंस का, एक दूसरे पर आश्रितता का मतलब क्या है? सीधी सी बात है भैया, कि जो स्टेट है उसको इतना ज्यादा, उसकी संप्रभुता को, उसकी सोवरेनिटी को इतना ज्यादा स्ट्रांग मत बनाओ कि सारी जो पावर है किसी एक व्यक्ति के हाथ में आकर सिमट जाए, बल्कि इसे विभाजित करो। समाज में, राज्य में और भी ग्रुप हैं, ठीक है, और भी संस्थान हैं, और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर भी आपको आश्रित रहना है। जब किसी भी किसी गोल की हम कुछ ऑब्जेक्टिव जो हम सेट करते हैं, उसकी हम अकम्प्लिश की बात करते हैं, अकम्प्लिश करने के लिए, तो हम ये नहीं कहते कि हम उसे अकेले कर लेंगे, अकेला चना पहाड़ तोड़ देगा। प्रेजेंट सिनारियो में जो ग्लोबलाइजेशन का समय है, जो वैश्वीकरण का समय है, उसमें तो बच्चों ये बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। आज हमारे पास अनेक इतने ऐसे मुद्दे हैं, कई हमारे पास ऐसे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जिसका कि ग्लोबल लेवल पर अध्ययन किया जाना, डिस्कशन किया जाना, या यू नो सदस्य बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर डेप्लीशन, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब भैया हम कहने लगे यार हम तो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम तो अकेले ही सत्ता को चलाएंगे, हमारे शासन बागडोर हमारे हाथ में रहेगा, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिनेरियो में या ग्लोबलाइजेशन के समय में। तो बहुलवाद का सबसे बड़ा पहचान, बहुलवाद की सबसे बड़ी विशेषता मैं बोलूं कि जो इंटरडिपेंडेंस है, ना केवल अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर या विद इन प्रेमिसेस में, बल्कि आउट ऑफ द प्रेमिसेस की बात भी करते हैं। जो बाहर के जो संस्थान हैं, जो बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज हैं, ठीक है, जो हमारे कुछ विदेश नीति हैं,
कुछ हमारी फॉरेन पॉलिसीज हैं, और हमारा जो संबंध है और दूसरे नेशन के साथ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है कि वी कम एंड वी शेयर द कॉमन प्लेटफॉर्म विद वन अनदर। तो interdependence is there. Interdependence is the characteristics or major feature of the pluralistic theory of the, I would say, uh, द फेमस सपोर्टर्स लाइक लास्की एंड ऑल। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझना। मैंने आपको बता दिया कि समाज में भी, राज्य में भी हम लोग मिलजुल कर चलते हैं, एक दूसरे कार्य में हाथ बटाते हैं। जब हम कोई भी पॉलिसी का निर्धारण करते हैं तो बच्चों, सीधी सी बात है, हम दूसरे के विचारों को भी समावेश करते हैं चीजों को। हमारी ऑटोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो यही बात बहुलवाद का सिद्धांत कह रहा है कि जब हम कानून के निर्माण की बात करते हैं या किसी भी मुद्दे की बात करते हैं, तो हमारी टेंडेंसी है, एक राज्य की प्रवृत्ति है, एक राज्य का दायित्व है कि उनके विचारों को, उनके सजेशंस को या सम्मिलित किया जाए, ठीक है। या कानून का जब निर्माण हो तो उसके कॉन्सिक्वेंस को भी ध्यान में रखा जाए, प्रिडिक्शंस किया जाए चीजों को, और चीजों को थोड़ा सा हम आदर्शों और नैतिकताओं पर भी ध्यान दें। एक हिटलरशिप या तानाशाही या इस तरीके से अनार्की प्रेजेंट सिनेरियो में तो बिल्कुल भी फिट नहीं होती। बहुत अच्छे से मैंने ये वाला हेडिंग आपको क्लियर किया, इंटरडिपेंडेंस। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग विच इज रिकग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी। रिकग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी की हम बात कर लेते हैं। द थ्योरी एक्नोलॉजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट एंड वैल्यूज विद इन ए सोसाइटी। इट आर्ग्यूज दैट दीज डिफरेंसेस शुड बी रिप्रेजेंटेड represented within the structure of sovereignty, allowing for a more inclusive and representative governance. Okay, so I will go through these lines once again, try to understand what does it say, what is the meaning of this particular heading. Recognition of diversity, पहचान हो रही विविधताओं की। हमारा देश आज इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हम कल्चर डाइवर्सिटी की बात करते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में हम रंग रूप की बात करें, भाषाओं की बात करें, इवन लाइफ स्टाइल की बात करें, तो हमें विविधताएं देखने को मिलती है। तो द थ्योरी acknowledges the existence of diverse interests and values within a society. It argues that these differences should be represented within the structure of sovereignty, allowing for a more inclusive and representative governance system. तो किसी भी एक राज्य की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि उसकी एक पहचान हो, विविधताओं के रूप में, विविधताओं को आधार बनाया जाए। किसी, कहते हैं ना, कॉन्सेंट्रेट हो जाना किसी भी एक चीज में। अब जैसे जॉन ऑस्टिन की जो थ्योरी थी वो क्या थी, मैंने आपको बताया ना, उसने सत्ता का केंद्रीकरण किया, सेंट्रलाइज चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया। बट ये यहाँ पर ऐसा नहीं करते। इट आर्ग्यूज दैट दीज डिफरेंसेस शुड बी रिप्रेजेंटेटिव विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोवरेनिटी, अलाउिंग फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस सिस्टम। जो उस प्रदेश का, उस राज्य का गवर्नेंस है या शासन प्रणाली है, वो कुछ इस तरीके से प्रदर्शित होती है, रिप्रेजेंट करती है चीजों को इंक्लूसिव वे में, जहां पर हम हर किसी की भाषा को, संस्कृति को, पहनावे को, सारे इंस्टीट्यूशंस के विचारों को, सारे उस देश में या राज्य में निवास करने वाली जनता के विचारों को, उनकी नीड को, उनके स्तर को, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वैसे भी एक सोशल सब्जेक्ट है, तो उन सब चीजों का समावेश होता है। तो इट ब्रिंग्स डाइवर्सिटी इन स्टेट, और दैट इज द मेजर रिकग्निशन ऑफ द सोसाइटी, डाइवर्सिटी, जिसका बिल्कुल इग्नोर किया गया है ऑस्टिन की थ्योरी में, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है और एनार्की या अराजकता को लीड करती है। ठीक है, आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। दिस वाज द फोर्थ यूनिट हेडिंग, या आई वुड से इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ द सोवरेनिटी की थ्योरी जो है, बहुलवाद या प्लुरिस्टिक के संबंध में। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट हेडिंग विच इज द फिफ्थ, लिमिटेड गवर्नमेंट पावर। By distributing sovereignty among various entities, the central government's power is limited. This can protect against the concentration of power and potential abuse, promoting democratic principles and individual freedom. तो लिमिटेड गवर्नमेंट पावर की मैं बात करूं कि बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग सोवरेनिटी अमंग वेरियस एंटिटीज द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पावर इज लिमिटेड. दिस कैन प्रोटेक्ट against the concentration of power and potential abuse, promoting democratic principle, individual freedom. ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है, अगर हम उसकी सोवरेनिटी की बात करें, तो उसमें उसको कुछ इतनी ज्यादा एंटिटीज दी गई हैं, इतनी ज्यादा पावर दी गई है। संप्रभुता की बात करें हम, चाहे बात करें किसी भी स्टेट की सोवरेनिटी की, तो यू नो थोड़ा सा लिमिटेड सोवरेनिटी की बात कर रहा है। किस तरीके से आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने सोवरेनिटी को इतना बढ़ा चढ़ाकर
बात कर दी और बोल दिया कि जो सोवरेनिटी है वो केवल राज्य के लिए है, सेंट्रल के लिए है, या मैं बोलूं कि राज्य की किसी के विचारों को नहीं कंसिडर किया, राज्य की संप्रभुता के आगे उसने किसी और नेशंस की संप्रभुता को बिल्कुल भी कह लीजिएगा कंसिडर नहीं किया, तो किसी एक तरीके से ये चीज पूरी थोड़ी सी तानाशाही वाली हो जाती है, समाज में अराजकता उत्पन्न होती है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं, सोशल टर्माइल उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो वाली हेडिंग जो ये बोल रही है, जो स्टेट की सोवरेनिटी को या उसकी गवर्नमेंट पावर को थोड़ा सा लिमिटेड करना होगा, तभी ये लोकतंत्र को बूस्ट करेगी। आप इस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिनेरियो में जो लोकतांत्रिक हमारा समाज है उसमें गवर्नमेंट के पास पावर है, सब कुछ है, लेकिन पावर तो जनता के हाथ में भी है। कहते हैं ना, अगर जनता चाहे, अगर शासन के अंतर्गत हम बात करें गवर्नमेंट की, तो जो देश की जो जनता है वो तख्ता पलट कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में भी पावर है। ठीक है, उसके हाथ में भी कह लीजिएगा डिसीजन मेकिंग पावर है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब हम लोकतंत्र में या लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत इस बात करते हैं, तो ये गवर्नमेंट की पावर को थोड़ा सा लिमिटेड कर देती है, और इसलिए एक होता है कि ये चीज लोकतंत्र को बूस्ट करती है। ये चीज जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। समझ गए? तो क्योंकि ऑस्टिन की जो थ्योरी थी उसमें गवर्नमेंट की पावर इतनी ज्यादा वास्ट थी, अनलिमिटेड थी, कि उसने खुलकर जो करना है, जैसे करना है, जैसे कानून का पालन करवाना है, ठीक है, और राज्य के अंदर सत्ता का केंद्रीकरण था। लेकिन इसमें लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर का मतलब है कि पावर तो है, बट वो थोड़ा सा लिमिटेड वे में है। समझ गए? और इसलिए कि जो पावर है वो जनता के हाथ में भी जाए, जो शक्ति है वास्तविक वो जनता के हाथ में भी रहती है, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन, वो वाली बात इन्होंने कही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लिमिटेड गवर्नमेंट के पावर को खत्म करे, थोड़ा सा लिमिटेड कर रहे हैं कि अपनी आवाज उठाना, गलत चीजों के लिए विरोध करना, ठीक है, और अपनी पावर का भी इस्तेमाल करना प्रॉपर वे में। इसकी हेडिंग का सेंस ये है, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। नाउ सिक्स्थ हेडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी या अडेप्टेशन, आपको पता है हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं जूलॉजी में और इसका साइकोलॉजी में। वन आई से अडेप्टेशन, इसका मतलब यही होता है बच्चों की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल लेना, समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, जिस तरह से एडजस्टमेंट हम यूज करते हैं बायोलॉजी, सॉरी साइकोलॉजी में, उसी तरह से अडेप्टेशन वर्ड यूज करते हैं हम जूलॉजी में, या जब वहां पे जो क्रिएचर है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस अपने आप को चेंज करते हैं, ढाल लेते हैं, तो ये उस तरह से हम बात कर रहे हैं। अब बोलता है क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो प्लिस्टिक अप्रोच है अलाउज फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी इन गवर्नेंस। It can respond more effectively to social changes and evolving needs by incorporating the perspectives and inputs of various groups. जो प्लुरिस्टिक अप्रोच है, जो बहुलवाद का सिद्धांत है, बच्चों इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, रिजिडनेस होनी चाहिए बट फ्लेक्सिबल भी है। और उसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, अडेप्टेशन भी है, अडेप्ट कर सकता है। क्योंकि इससे पहले जो थ्योरी पढ़ी, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो ये थ्योरी आई बहुलवाद या प्लुरिस्टिक थ्योरी आई, वो किसके रेस्पॉन्स में आई? अपना ऑस्टिन थ्योरी के रेस्पॉन्स में आई। बट वो बहुत ज्यादा रिजिड थी, फ्लेक्सिबिलिटी वाज नॉट देयर एट ऑल, अडेप्टिबिलिटी था ही नहीं उसमें, क्योंकि रिजिडनेस की बात मैं कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, अंतर भी हो गया दोनों में, और प्लस इसकी विशेषता ही बन गई। तो ये जो थ्योरी है, जो प्लुरिस्टिक अप्रोच है, ये अलाउज करती है अपने आप को कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, और बदलती परिस्थिति के अनुसार गवर्नमेंट अपनी पॉलिसियों को, निर्धारण को या पैरामीटर्स को चेंज करे, समय के अनुसार से परिवर्तन लाए। अब ऑस्टिन की थ्योरी की बात करें तो 19वीं शताब्दी के तहत उस चीज को चर्चा की गई, प्रतिपादित किया गया, जो कि प्रेजेंट सिनेरियो बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, फिट नहीं होता है। क्योंकि अब तो क्या होता है, आप देखते होंगे, जो हमारी सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, जो लोकल स्तर पर जो भी कुछ नियम पॉलिसीज बनती है, बहुत ज्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। साथ साथ में ये भी चीज रहता है कि दे ऑलवेज ट्राई टू यू नो bring some innovations in policies, and also predict the things, also try to realize the impact of the policy। तो चीजें बदलते भी हैं, वैसे नहीं कि रिजिडनेस है कि हम इसी पे हम स्ट्रिक्ट हैं, कि भैया हम तो इसी चीज पे, कहते हैं ना कि टस से मस नहीं होंगे, और जो हमने पॉलिसीज बना दिया, कानून का निर्माण कर दिया, अब तो उसका पालन किया जाना चाहिए, जैसे कि जॉन ऑस्टिन की थ्योरी में था। बट इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, चीजें आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, मूल्य बदलेंगे, आदर्श समाज की बात करते हैं, नैतिकता के आधार पर भी चीजों को निर्धारित किया जाएगा। टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, तो चीजें ऑब्वियसली, चीजें नई नई चीजें आएंगी समाज के अंतर्गत।
और लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उसके अकॉर्डिंग टू हमें अपने आप को अडेप्ट करना है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है प्लूरिस्टिक थ्योरी की, कि फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर प्लस अडेप्टिबिलिटी इज देयर, यानी कि लचीलापन और आप कह सकते हो कि समायोजन क्षमता, दोनों ही इस थ्योरी की विशेष विशेषता है, या कह लीजिएगा एक यूनिक फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लूरिस्टिक अप्रोच का, जो बहुत सपोर्ट करती है फ्लेक्सिबिलिटी को और अडेप्टेशन को। और ये फ्लेक्सिबिलिटी और जो अडेप्टेशन की बात हो रही है, ये गवर्नेंस में बात हो रही है, उसकी शासन प्रणाली में बात हो रही है। लोकतांत्रिक समाज में जब कभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में या उनके कार्य करने की प्रणाली में रिजिडनेस आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, तो वो गवर्नमेंट तानाशाह हो जाती है बच्चों। आप समझ लीजिएगा, अगर मान लो कोई भी कानून पारित होता है और हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, हमें सूट नहीं किया, या उससे हमें कोई हानि है, या वो हमें हित ना करके वो हमारे लिए अहित है, ठीक है, हमारे वेलफेयर को सुनिश्चित नहीं करता है और हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं, आवाज उठाते हैं प्रॉपर वे में, तो वो चेंज भी किया जाता है। ठीक है, कानून का निर्माण भी होता है, कानून में परिवर्तन भी होता है। आप देख ही रहे हैं वर्तमान प्रेजेंट सिनारियो में कितने नए नए कानून बन रहे हैं, निर्माण हो रहा है, या फिर पुराने कानून में परिवर्तन किया जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि अडेप्टेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी अगर ऐसा नहीं होता, रिजिडनेस होती, या ऑस्टिन की जो प्लूरिस्टिक थ्योरी है उसी के अनुसार हम बात करते, तो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं होती। तो कितनी अच्छी तरीके से मैंने फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी को भी आपके समक्ष रखा और समझाया। ठीक है। और कुछ हेडिंग ऐसी आती हैं जिसको बड़े सरल शब्दों में स्पष्ट करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, कि ये टर्म्स क्या कहते हैं, और अगर आप क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा चीजों को ध्यान से सुना कीजिए, लेक्चर को बार बार सुना कीजिए। अब कई बार होता है मैं बच्चों से पूछता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेशन एज वेल एज प्लूरिस्टिक थ्योरी इज कंसर्न, तो दे फाइंड देमसेल्फ अनेबल टू आंसर माय क्वेश्चन। आज के बाद मैं ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग, आई मीन टू से सेवंथ हेडिंग। और मोशन ऑफ पार्टिसिपेशन इज द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ, यू नो जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं, इसकी जो क्रिटिसिज्म है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लूरिस्टिक थ्योरी की। तो प्रमोशन ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब क्या, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा। और अभी मैं एक बात कह भी रहा था कि अगर किसी भी हेडिंग पर आप ध्यान से पढ़ते हैं, उसकी वो हेडिंग क्या कह रही है, और किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको हेडिंग क्लियर है, तो उसका एक्सप्लेनेशन आप अपने आप दे सकते हैं। ये चीज मैं आपको बता भी रहा था। अब अगेन ये वही हेडिंग है हमारे पास सामने की प्रमोशन ऑफ पार्टिसिपेशन। और आपको लग रहा होगा कि इसमें हमें क्या लिखना है, उसको कैसे डिस्क्राइब करना है। तो सिंपली अभी मैंने आपको एक बात बताई ना, कि जो प्लूरिस्टिक थ्योरी है, जो प्रजातंत्र का, सॉरी सोवरेनिटी का या संप्रभुता का जो सिद्धांत है बहुलवाद का, उसके अंतर्गत जो पार्टिसिपेंट की बात ये कर रहा है कि इसमें सत्ता का केंद्रीकरण नहीं किया गया है। ठीक है, पावर का केंद्रीकरण नहीं किया गया, सेंट्रलाइज नहीं किया गया है। ठीक है, प्लूरिस्टिक जो थ्योरी है वो एनकरेज बॉर्डर पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए जितनी भी संस्थाएं उस राज्य में निवास करती हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी लोग हैं, संस्थाएं अलग भी हैं, जैसे कि धार्मिक सामाजिक संस्थाएं भी हैं हमारे पास, व्यायामशाला है, खेल कूद के लिए हमारे पास प्ले ग्राउंड्स हैं, और म्यूजियम है, जिम्नेजियम है, हमारे पास स्कूल्स हैं, चर्च है, तो ये भी तो संस्थाएं हैं समाज के अंतर्गत। ठीक है, ये भी संस्थाएं हैं। हालांकि बात अलग, कुछ औपचारिक संस्थाएं हैं, कुछ अनौपचारिक संस्थाएं हैं, सम फॉर्मल एंड सम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस आर देयर। तो इनके पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है प्लूरिस्टिक थ्योरी, बहुलवाद का सिद्धांत क्यों करता है? क्योंकि ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। ऑस्टिन थ्योरी की तरह केवल एक सत्ता के केंद्रीकरण की बात नहीं करता, और ना ये बोलता है कि भैया हमें पूरा पावर, पूरा जो राज्य का शासन की जो बागडोर है केवल एक व्यक्ति के हाथ में या कुछ प्रमुख व्यक्तियों के हाथ में सौंप देनी चाहिए। ठीक है, और वो जो ऑस्टिन की थ्योरी है वो पार्टिसिपेंट को प्रमोट भी नहीं करती, सपोर्ट भी नहीं करती, वो तो अलग थलग रह के अपना एक कहता है ना कि मैं ये हूँ, आई एम द किंग, तो वो वाली बात है। बट दिस इज क्वाइट, कह लीजिएगा, डिफरेंट फ्रॉम दी ऑस्टिन थ्योरी। और ये बोलती है कि ना केवल संस्थाएं, ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम गवर्नमेंट बॉडी की बात करें तो हमारे पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, या फिर मैं बात करूं जुडिशरी, और जितने भी पॉलिटिशियंस, या फिर मैं बोलूँ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, यू नो जितने भी हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं, या फिर स्टेट में निवास करने वाले जो हमारे सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनको भी तो एक दूसरे के साथ, यू नो कहूंगा कि दे हैव टू गेट अलोंग विद वन अनदर, इजंट इट? भाई तभी तो चीजें निकल कर आएंगी, तभी तो सॉल्यूशंस मिलेंगे। और तभी तो एक, जैसे हम कभी भी घर में ही अपनी फैमिली के अंदर कोई निर्णय लेते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, इवन कुछ भी डिसीजन लेते हैं, तो हम अपने सदस्यों को इंक्लूड करते हैं, नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? ताकि गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो, क्योंकि सब अपने अपने विचार देते हैं, एनालिसिस किया जाता है, विचार मंथन होता है, तर्क करते हैं, हाँ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एक जो
कंक्लूजन निकलता है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। यू नो, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, देयर विल बी लेस कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि हम सबने एक यूनानिमसली अपना डिसीजन को दिया। तो वो चीज किसकी विशेषता है बच्चों? बहुलवाद थ्योरी की, या प्लुरिस्टिक थ्योरी की, जो हम सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उस स्टेट के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उस स्टेट के अंदर अंतर्गत जितने भी लोग हैं, संस्थाएं हैं, सबके पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है, सहभागिता को सुनिश्चित करता है। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, विच इज द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। दिस इज द एट्थ हेडिंग ऑफ, I would say, the topic which is being discussed by me, that is the characteristics of the pluralistic theory। और ये है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब बच्चे समझते हैं ना, आप कॉन्फ्लिक्ट्स, हम कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो गए, यू नो, आप कह सकते हो एक तरीके से द्वंद बोलते हैं वैसे साइकोलॉजी की भाषा में इसको। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज देयर एज फार एज द प्लुरिस्टिक मॉडल इज कंसर्न, प्लुरिस्टिक अप्रोच इज कंसर्न। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी स्टेट में समाज में लोग रह रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि यू नो, थोड़ा सा विचारों में मतभेद तो होता ही है, कॉन्फ्लिक्ट्स और ऑलवेज देयर। सोशल टर्माइल की मैं बात करूं कुछ हद तक, ठीक, कुछ प्रॉब्लम्स की बात करूं, समस्याओं की बात करूं, ठीक है, अब अपने भारत नेशन को ले लीजिए, कितनी विशाल जनता निवास करती है यहाँ पर। ऐसा थोड़ी सारी चीज स्मूथ फंक्शनिंग, यू नो, है, या फिर स्मूथली फंक्शन हो रहा है चीजों का, ऐसा तो कतई नहीं है। सरकारें या जो भी हैं हमारे, जो स्तर पर बैठे हुए, विभिन्न स्तरों पर बैठे हुए हमारे जो यू नो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को लिए हुए हैं, वो लोग कितना चीजों पर आई वुड से फोकस करते हैं, कितना विचार मंथन होता है। हमारे सिविल सर्विसेज की मैं बात करूं, उससे हमारे जो इतने अच्छे हमें, आई वुड से दैट आई वुड से दैट हालांकि पॉलिटिशियन की बात करता हूँ, आपको तो पता ही है कि जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो बेसिकली दिमाग जो होता है सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट्स का ही होता है। बाकी तो क्या है, ये तो कुछ नेशन चल ही नहीं पाए बिल्कुल भी। तो कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व होंगे? जो द्वंद की मैंने बात करूं, उसका रेजोल्यूशन कैसे होगा? हालांकि ये थोड़ा सा अलग मुद्दा है, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बात पे बात आती है तो मेरी एक टेंडेंसी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप देखते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी लीडर है, बट जो या हमारे नेता हैं या राजनेता हैं वो, लेकिन शासन जो चल रहा है, जो पॉलिसीज या स्ट्रेटेजी जो बन रही है, वो बेसिकली हमारे ये लोग, एग्जीक्यूटिव लोग बना रहे हैं, टॉप मोस्ट पे बैठे हुए हमारे जो टॉप मोस्ट जो आई वुड से दैट हमारे अधिकारी हैं, या जिन्होंने, मैं बोलूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ हायर पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो लोग देश को संभाल रहे हैं, वो लोग पॉलिसीज बना रहे हैं, क्योंकि वो इनके साथ काम करते हैं, इनके सजेशन पे पॉलिटिशियंस काम करते हैं। अब ये बात हम करें, जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो कैसे, क्योंकि हालांकि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात वो नहीं करता है, जॉन ऑस्टिन की थ्योरी बताओ वो नहीं करती है। जब हम सोवरेनिटी की बात करते हैं थ्योरी की, जॉन ऑस्टिन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात इसलिए नहीं करते हैं, उन्होंने तो कह दिया कि जो रूल पास मैं कर रहा हूँ, जो पैरामीटर्स पर निर्धारित कर रहा हूँ, जो मेरे कानून बनाए हुए हैं, उसका तो पालन होना है, रोके हंस के, डंडे के जोर पे या भय के दिखाकर, ठीक है। तो जहां पर इस तरीके से चीजें होंगी, वहां कॉन्फ्लिक्ट्स ही होंगे, लोग डरे सहमे वैसे ही होंगे, अपने विचारों को एक दूसरे के समझ नहीं रख पाएंगे, तो विचार मतभेद ही नहीं होगा, ठीक है। वो तो देयर वुड बी वन वे कम्युनिकेशन, रोके हंस के उनको बात मानना है, हमें वो भी करना है। बट यहाँ पर प्लुरिस्टिक थ्योरी की मैं बात करूं, बहुलवाद सिद्धांत की बात करूं, तो द प्लुरिस्टिक मॉडल कैन हेल्प मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल एवेन्यूज फॉर एड्रेसिंग ग्रीवेंस एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। डिफरेंट ग्रुप्स कैन नेगोशिएट एंड कोलैबोरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ शेयर ऑफ सोवरेनिटी। तो यहाँ पर जितने, चूंकि डिफरेंट ग्रुप्स को भी मान्यता दी गई है, जो राज्य की संप्रभुता है, स्टेट की सोवरेनिटी है, वो एक समान से सभी पर लागू हो रही है, ठीक है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, ठीक है। कानून का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो नैतिकता या आदर्शों के सिद्धांतों पर भी हो रहा है। ये नहीं कि कानून बनाना है और सही है ना गलत उसको पास करना है, लोगों से अपनी बात मनवानी है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब लोगों में नेगोशिएशंस होंगे, लोग एक दूसरे से बात करेंगे, उनकी ग्रीवेंसेस या डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उस सोसाइटी से, उस कह लीजिएगा स्टेट से कॉन्फ्लिक्ट्स, यू नो बिल्कुल खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन मिटिगेट होंगे, या इट विल बी, आई वुड से दैट number of conflicts will come down in that case, because प्रॉपर पार्टिसिपेशन इज देयर, इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हम फिर वही कह रहे हैं कि जो प्लुरिस्टिक थ्योरी है वो दैट इज बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो जो मॉडल है, कहने का बात की जो हेडिंग बोल रही है, जो मॉडल है, जो अप्रोच है, जो सोसाइटी के अंदर, ये कह रहा है ना, विद इन सोसाइटी, जो सोसाइटी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म या प्रोवाइड एम्पल, कह लीजिएगा, अपॉर्चुनिटीज टू
people of the society or institution of the society to resolve the conflicts, according to their, कह लीजिए या कि I would say that convenience, या according to their, I would say that revolutionist thought and all. तो ये सब चीजें जो होती हैं केवल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में या प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इसलिए इस थ्योरी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, प्लूरिस्टिक थ्योरी के अंतर्गत सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो थ्योरी है सिंस बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, सिंस सपोर्ट द डेमोक्रेटिक सिस्टम, सिंस इट सपोर्ट्स द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, ठीक है, एंड इट ऑलवेज ब्रिंग ऑल द पीपल ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉमन प्लेटफॉर्म, या कह लीजिएगा दिस थ्योरी शेयर द कॉमन प्लेटफॉर्म विद वन अनदर, दैट इज दी जो कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन है, सब आपस में बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, है ना, एक दूसरे से राय मशवरा लेते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट, फिर सीधी सी बातें बात करें तो समस्या हल होती है। तो ये भी वही बात है। So, I would say that if I talk about the prominent advocates of this pluralistic theory, अभी जैसे मैं बात भी कर रहा था, आपको मैंने पूरी बात बताई थी, जो prominent advocates हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, इस थ्योरी को सपोर्टर हैं प्लूरिस्टिक थ्योरी के, और आई वुड से द स्टेट सॉवरेनिटी की जो प्लूरिस्टिक थ्योरी है उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे कि हैरोल्ड है, जेएस लास्की हैं, जीडीएच कोल हैं, आर्ग्यू दैट दिस अप्रोच बेटर रिफ्लेक्ट्स द रियलिस्टिक ऑफ मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड प्रमोट्स अ मोर बैलेंस एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नेंस। तो अभी मैंने जब लेक्चर शुरुआत किया था तो उसमें मैंने आपको कुछ नाम बताए थे सपोर्टर के, तो ये उन्हीं वही बात कर रहा है कि वो भी इस थ्योरी को इतना सपोर्ट करते हैं। वो किस लिए करते हैं बेसिकली, कि उसकी जो एक अच्छी गवर्नेंस है, और जो गवर्नेंस है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। उसमें सत्ता या पावर का केंद्रीकरण नहीं किया गया है, बल्कि समान रूप से वितरित किया गया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि सेंट्रल या केंद्र की जो पावर ज्यादा है, बट ऐसा नहीं कि उसमें राज्य, भाई उसका अपना एक अलग एरिया है, उसकी अपना शासन प्रणाली है, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करना, बट ठीक है, एक थोड़ा सा अंकुश रहता है इनडायरेक्टली कि अगर कुछ ऐसा कुछ हो तो हम लोग फिर केंद्र स्तर पर जा सकते हैं। लेकिन हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र अधिकार में अपने अपने शासन प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित कर रहा है। तो ये थ्योरी यही कहती है कि बेसिकली जो गवर्नेंस है, जो शासन प्रणाली है वो डेमोक्रेटिक बेस उस पे प्रिंसिपल बेस्ड है। इसलिए इन जो सपोर्टर है उन्होंने इस थ्योरी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और बोला है कि एक रियलिस्टिक थ्योरी है। अगर हम बात करते हैं यू नो क्या नाम है, रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी की, तो ये रियलिस्टिक थ्योरी है। Now, which is, I would say, the last topic of this topic. If I talk about the pluralistic theory, that is the criticism of pluralistic theory, या इसके जो criticism क्या रहे हैं, थोड़े है, ज्यादा नहीं है, बट हम इसकी डिस्कशन करेंगे। वैसे तो I wanted to discuss the discuss the same topic in the same session, but अभी थोड़ा सा बहुत इट विल बिकम लेंथी सेशन, बहुत लंबा हो जाएगा चीजें। मेरा ये मकसद रहता है जब भी मैं कोई आपके लिए लेक्चर लेके आता हूँ तो इतना लंबा ना हो कि उसका इंटरेस्ट लेवल डैमिनिश हो जाए, दैट विल कम डाउन दैट केस। तो मैं कोशिश ये करता हूँ जो मेरी जो भी लेक्चर है वो हार्डली 30 मिनट का हो, 35 मिनट का हो, 40 मिनट का हो, बट 1 आवर या बियॉन्ड दैट इट विल बिकम मैसी। तो ये जो पर्टिकुलर हेडिंग है या टॉपिक है, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ द सोवरेनिटी, आई विल बी डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक in my next session, next lecture. And I hope that you would have enjoyed the entire session. The session would have been very much interesting and valuable session, no doubt. And the concept is clear for you people. And मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक के अंतर्गत आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी, और बड़े अच्छे से मैंने आपको समझाया। और आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू दिस कंटेंट्स अगेन एंड अगेन अगेन, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, आपकी नॉलेज स्टेबल बने। And I request you please come and join me in my next session of the political theory. In that I'll be discussing the criticism of pluralistic theory, या जो pluralistic theory है, बहुलवाद सिद्धांत है, उसका आलोचनात्मक ढंग से उसका कुछ विश्लेषण करेंगे। आता है क्वेश्चन अलग से। और तब तक आप प्लीज आराम से रहिए, सेफ रहिए, एंड स्टडी करते रहिए, और कंसंट्रेट कीजिए चीजों पर। इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है, इन योर एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। So thank you very much for being valuable part of this session, and see you again in my next lecture. Thank you very much. Take care of yourself, and bye bye. Have a nice day. Thank you very much.